हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को देखिए। ये फिजिकल एडजॉर्प्शन का ग्राफ है स्टूडेंट, और ये केमिकल एडजॉर्प्शन का ग्राफ है। तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है, तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि x/m टेम्परेचर का इन्वर्सली और x/m फर्स्ट डायरेक्टली आफ्टर दैट इन्वर्सली। तो देखिए ये आपका शो कर रहा है कि x/m टेम्परेचर लो, m पे x का वैल्यू क्या होगा हाई, टेम्परेचर हाई, m पे x का वैल्यू क्या कर रहा है डिक्रीज। और इसमें क्या है आपका फर्स्ट इंक्रीज है, आफ्टर दैट ये डिक्रीजेज, क्योंकि लास्ट स्टेप इसका हाईली 100 होता है और 100 होता है तो टेम्परेचर का ये क्या होता है इन्वर्सली। तो ये जो हमारा है कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे फर्स्ट तो m पे x इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर फाइनली इंक्रीज करते हैं तो m पे x क्या होगा डिक्रीज करेगा। तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन और ये हमारा क्या है केमिकल एडजॉर्प्शन। यहाँ पे x क्या है, m क्या है, आप अच्छे से देख सकते हैं। x हमारा क्या है, तो वेट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब्ड बाय m ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट, मतलब ये हमारा मटेरियल पार्ट है और ये हमारा सरफेस पार्ट है जिसका मास मैंने क्या माना स्मॉल m। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट इस पॉइंट को देखिए, नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, चाहे वो एम्स हो चाहे वो हमारा नीट हो। अब तो एम्स इंक्लूड है आपका नीट में, तो इस चीज को अच्छे से देखिए, इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग है आपका मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ क्या है आपका एडजॉर्प्शन। आप इसे ऐसे समझिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन हो केमिकल एडजॉर्प्शन हो, बेसिकली हम लोग बात करेंगे इंथाल्पी का, इंट्रोपी का, और जहां पे इंथाल्पी होगा इंट्रोपी होगा वहां पे गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट होगा। और ये तीन का जो रिलेशन है स्पेशली हम लोग स्टडी जो करेंगे वो फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए, क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में ये समझना काफी क्या होता है इजी होता है। तो देखिए जब भी एडजॉर्प्शन होगा डेल्टा H इंथाल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन या हीट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑलवेज क्या होगा नेगेटिव होगा। इस चीज को समझिए, क्योंकि ये नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि सरफेस फेनोमेनन ही आपका नेगेटिव प्रोसेस होता है, ठीक है। और हाई प्रेशर पे किसी भी गैस को अगर एडजॉर्ब करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट तो उसका रैंडमनेस, उसका फ्रीडम इंक्रीज नहीं क्या करता है डिक्रीज। तो इंट्रोपी क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। क्या होगा बच्चा नेगेटिव होगा। किसी बच्चे का क्वेश्चन आया है, अमित सर ग्राफ रिपीट प्लीज। स्टूडेंट ग्राफ को रिपीट तो मैं कर दूंगा, लेकिन इस चीज को पहले आप देख लीजिए फिर हम रिवर्ट होते हैं। इस चीज को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप एक बार ध्यान दीजिए, उसके बाद मैं बैक होता हूं। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, तो मैंने क्या बताया, केमिकल एडजॉर्प्शन हो या फिजिकल, बट बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन, जहां पे इंथाल्पी, इंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी को समझना क्या होगा इजी होगा। तो देखिए जब भी एडजॉर्प्शन होगा तो डेल्टा H जिसको क्या कहते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन या इंथाल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है ऑलवेज नेगेटिव। और जहां पे हम लोग क्या करते हैं गैस को कलेक्ट करते हैं, लिक्विफाई करते हैं, उसके बाद एडजॉर्प्शन होता है तो इंट्रोपी इंक्रीज नहीं क्या करता है डिक्रीज। तो यहाँ पे दो फैक्टर मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर नेगेटिव होगा, तो एक इंथाल्पी फैक्टर नेगेटिव होगा और एक इंट्रोपी फैक्टर नेगेटिव होगा।
ये नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि चाहे फिजिकल प्रोसेस से बॉन्ड बने या केमिकल प्रोसेस से बॉन्ड बनना ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। और इंट्रोपी जो रैंडमनेस को क्या करता है? डिक्रीज, बिकॉज प्रेशर को हम लोग इंक्रीज करते हैं एट पार्टिकुलर टेम्परेचर या फिक्स टेम्परेचर पे, तो इंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा? डिक्रीज। तो यहां पे डेल्टा एस क्या होगा? नेगेटिव होगा, राइट। अब देखिए बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन and entropy of adsorption and value of both factors show spontaneity और non spontaneity of adsorption। मतलब ये समझिए डेल्टा एच और डेल्टा एस मतलब इंट्रोपी और इंथैल्पी के हेल्प से एडजॉर्प्शन का हम लोग क्या देखेंगे? स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी। मतलब कौन सा एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा ये एडजॉर्प्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इसके बारे में देखेंगे। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे स्पॉन्टेनिटी को हम लोग मेंटेन करते हैं। तो इससे पहले अमित जी का एक कमेंट आया है कि सर ग्राफ को रिपीट कीजिए। चलिए हम लोग बैक होते हैं इनके लिए। आइए, ये ग्राफ है। अमित जी ध्यान दीजिएगा इस ग्राफ पे। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एडजॉर्बेट का मास एडजॉर्बेंट पे क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो एक्स का रिलेशन ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब ग्राफ आपका ये होगा। इस ग्राफ को आप ऐसे समझिए, ओके, कि यहां पे देखिए, यहां पे आप लाइन ड्रॉ कीजिए, टेम्परेचर कम है। यहां पे फिर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। फिर यहां पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को हम लोग क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, तो एम पे एक्स का वैल्यू क्या कर रहा है? डिक्रीज। मतलब स्पेशली यहां पे एम है क्या? मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो मास ऑफ एडजॉर्बेंट तो फिक्स है, उस पे मास किसका देखना है? तो एडजॉर्बेंट का। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, एम पे एक्स का वैल्यू इंक्रीज नहीं, क्या कर रहा है? डिक्रीज। इट मींस दैट x अपॉन m, मतलब x अपॉन m, दिस इज ए वन फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यही आपका ग्राफ है, ठीक है, जो बॉयल्स लॉ में आप लोग देखते होंगे, उसी से इसको कोरिलेट कीजिए। लेकिन जहां पे केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, तो मैंने बताया था कि फर्स्ट प्रोसेस बॉन्ड बनता नहीं है, पहले वहां पे क्या होता है? इंटरैक्शन होता है एडजॉर्बेट और किसके बीच में? एडजॉर्बेंट के बीच में। तो इंटरैक्शन के लिए पहले एनर्जी देना पड़ता है, मतलब इंडो, और जहां पे इंडो होता है तो टेम्परेचर का डायरेक्टली होता है। तो फर्स्ट स्टेप ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ एक्स ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीजेज, बट आफ्टर सम टाइम ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ एक्स ऑन एम क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो देखिए पहले ये इंक्रीज किया और फिर ये क्या किया? डिक्रीज। और आप देख सकते हैं यहां पे ये वैल्यू डिक्रीज करने के बाद ये प्रोसेस ये शो कर रहा है कि लास्ट प्रोसेस हाईली क्या होता है? एक्सोथर्मिक। तो मैंने कहा था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन भी एक्सो है और केमिकल भी एक्सो है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन हाईली एक्सो है और फिजिकल एडजॉर्प्शन लेस एक्सो है। तो ये हमारा ग्राफ है। अमित जी बताइए क्लियर है? तो यस, आपका कमेंट आ गया है, क्लियर है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है बच्चे, क्योंकि आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है और हम चाहेंगे कि आपका टाइम मैक्सिमम यूज हो आपका क्लासरूम में। ओके, अयान रॉय, आप सर पहले आप रांची क्या लिख रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। स्टूडेंट, इस पे कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले कहा था डजंट मैटर, प्रेजेंटली आई एम इन बायोम। ओके, तो फोकस करना है अयान रॉ कि कहाँ थे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लीज। हम लोग पहले सरफेस केमिस्ट्री पे फोकस करते हैं, है ना। तो चलिए, कहीं भी हो मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट दूंगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन बनेगा तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपका कॉन्फिडेंस होगा तो डायरेक्ट रिलेशन मेरे पे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आपका कॉन्फिडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माय कॉन्फिडेंस, ठीक है। हम लोग इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। आइए,
तो मैं उम्मीद करता हूं कि ग्राफ आप समझ गए होंगे और ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है अमित जी। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस रिलेशन को। देखिए यहीं से AIPMT जिसको आज के कॉन्सेप्ट में नीट कहते हैं, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया 2 या 3 साल पहले, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है लेकिन पूछा गया है नीट में। तो देखिए इस रिलेशन को मैंने क्या बताया था कि स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए, तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक इंथाल्पी, एक इंट्रॉपी, और इंथाल्पी इंट्रॉपी का जो रिलेशन है वो गिब्स फ्री एनर्जी से है, और वहां पे एक फैक्टर टेम्परेचर है जहां पे हम लोग क्या करेंगे, एडजॉर्प्शन को कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इंथाल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन एंड फ्री एनर्जी चेंज। ओके, दिस इज कॉल्ड इंथाल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन एंड फ्री एनर्जी चेंज। इसको अच्छे से समझना है स्टूडेंट। ओके, तो देखिए गिब्स फ्री एनर्जी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप देखे होंगे, ये डेल्टा जी है, और डेल्टा जी का जो रिलेशन है डेल्टा एच टी डेल एस, ये रिलेशन है। इस फार्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में इस फार्मूला को आप लोग पढ़े होंगे, और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, ऐसे याद रखिए। तो ये हमारा सेकेंड लॉ का डेरिवेशन है जिसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन कहते हैं। इस फार्मूला को फिक्स रखिए। अब आप ऐसे सोचिए, एडजॉर्प्शन के लिए टेम्परेचर को फिक्स रखेंगे, और फिक्स के साथ साथ ऐसा नहीं कि हाई करके फिक्स करेंगे, नहीं, जब भी एडजॉर्प्शन करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड व्हाट प्रेशर, अगर डेल्टा एच और डेल्टा जी और डेल्टा एस देखना है तो आप देख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर। आप प्रेशर का रिलेशन आपका गिब्स फ्री एनर्जी से है भी नहीं, तो यहां पे बेसिकली टेम्परेचर पे फोकस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इंथाल्पी ऑलवेज नेगेटिव होता है, और हाई प्रेशर पे डेल्टा एस, मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वहां पे डेल्टा एस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप ही सोचिए कि डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव, तो फॉर्मूला पे इसका यूज कीजिए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच जो कि नेगेटिव है, माइनस टी डेल एस, डेल एस आपका नेगेटिव है, और 2 नेगेटिव मिलके टी डेल एस को क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। अब ये स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा तो वो डिपेंड करता है कि टी डेल एस के रेस्पेक्ट में डेल्टा एच जो नेगेटिव है वो लेस है या ग्रेटर है। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमेशा टी डेल एस कम और डेल्टा एच क्या होगा, ज्यादा, और टी डेल एस तभी कम होगा जब टेम्परेचर को हाई नहीं लो करके रखेंगे, मतलब कांस्टेंट होगा बट एट लो टेम्परेचर। तो टी डेल एस लेस देन डेल्टा एच मीन्स डेल्टा जी आपका नेगेटिव होगा और डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो इन जनरल हम कह सकते हैं एट लो टेम्परेचर। तो इन जनरल की बात करेंगे ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन विदाउट कंडीशन, तो डायरेक्ट कहिएगा गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव, इंथाल्पी नेगेटिव, इंट्रोपी नेगेटिव विदाउट एनी कंडीशन। लेकिन अगर कंडीशनल होगा तो फिर आगे हम लोग देख लेंगे, बट इन जनरल एडजॉर्प्शन चाहे फिजिकल हो या केमिकल, इंथाल्पी नेगेटिव होता है, इंट्रोपी नेगेटिव होता है, प्लस आपका ये डेल्टा जी भी क्या होगा, नेगेटिव। और डेल्टा जी नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि कोई भी एडजॉर्प्शन हम लोग हाई टेम्परेचर पे नहीं, क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पे, और लो टेम्परेचर पे आपका गिब्स फ्री एनर्जी क्या आता है, नेगेटिव आता है, और नेगेटिव होगा तो ये हाईली क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। तो एडजॉर्प्शन को फास्ट करना है और स्पॉन्टेनियस बनाना है तो ऑलवेज टेम्परेचर को लो रखेंगे, और टेम्परेचर को लो रखेंगे तो ऑब्वियस है कि टी डेल एस लेस देन डेल्टा एच होगा, और टी डेल एस लेस देन डेल्टा एच होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा एट लो टेम्परेचर। इसलिए एडजॉर्प्शन जनरली हम लोग हाई पे नहीं, लो टेम्परेचर पे प्रोसीड करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग रिस्क नहीं लेना है आप लोग को। रीजन है कि इस पॉइंट से क्वेश्चन काफी आता है। चलिए, सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं आगे बढ़ सकता हूं। नेक्स्ट देखिए, अब कंडीशनल है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, लेकिन इस कंडीशन में मैं टेम्परेचर को बढ़ा दिया जबकि
एडजॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पे नहीं, किस पे होता है, लो टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। बट कंडीशनल कभी कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियस है कि टी डेल एस तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि डेल एस नेगेटिव है तो माइनस टी डेल एस, और डेल एस नेगेटिव है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव में भी टेम्परेचर बढ़ा दिए तो टी डेल एस का वैल्यू बढ़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू इंथैल्पी। इस कंडीशन में डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा और हाई टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस नहीं, क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो ये हमारा सेकेंड केस हो गया, ये कंडीशनल है। अदरवाइज एडजॉर्प्शन हमेशा लो टेम्परेचर पे होता है, जहां पे टी डेल एस लेस देन डेल्टा एच होता है, तो डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये सेकेंड केस। नेक्स्ट केस, कभी कभी कंडीशन ये दे देगा कि इफ टी डेल एस इज इक्वल टू डेल्टा एच, तो आप ही सोचिए टी डेल एस इज इक्वल टू डेल्टा एच, तो एक प्लस है और एक क्या है आपका, माइनस है। क्यों, डेल्टा एच नेगेटिव है और टी डेल एस प्लस क्यों हो जाता, क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव है और टी डेल एस के जस्ट पहले नेगेटिव लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों का वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। और इस पॉइंट को कहेंगे कि एडजॉर्प्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये कंडीशनल है और इस कंडीशन में ये क्या अटेन करता है, इक्विलिब्रियम। तो कितना केस आ गया, 3। लो टेम्परेचर पे हाईली स्पॉन्टेनियस, हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल एस मीन्स रिएक्शन, आई मीन कह सकते हैं एडजॉर्प्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो ये आपका थर्मोडायनेमिकल क्या था, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एडजॉर्प्शन, तो आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा। मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूं, किसी भी बच्चे का अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज टेल मी इमीडिएटली। निकिता सिन्हा क्लियर है, कुछ बच्चों को और कमेंट में देख लेता हूं। और किसी भी स्टूडेंट को थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम है तो आप इजीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, बच्चों का रेस्पॉन्स पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट जो रिलेटेड है एडजॉर्प्शन से मैं काफ़ी अच्छे से बताया हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर और ट्रांसपेरेंट रहा होगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ध्यान दीजिए, ये सारा आपका समझा हुआ पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, तो उसमें देखिए फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, इस चीज को समझना है, ठीक है। एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, क्लियर कट है। आप ऐसे सोचिए, चारकोल, चारकोल में डिफरेंट टाइप्स का चारकोल होता है। आपका बोन चारकोल होता है, बोन चारकोल के बाद पेपर चारकोल होता है, पेपर चारकोल के बाद वेजिटेबल चारकोल होता, मतलब प्लांट्स को अगर कंबस करते हैं और उसका जो डस्ट बनता है, जो ब्लैक पार्ट होता है, वो वेजिटेबल चारकोल हो गया। अगर किसी एनिमल का अगर बोन को जलाते हैं तो वो एनिमल चारकोल हो गया। और एनिमल चारकोल में भी अगर पिग का बोन का अगर हम लोग चारकोल बनाते हैं तो वो आपका पिग चारकोल कहलाता है। और सबसे बेस्ट इंटरस्टिशियल स्पेस आपका पिग चारकोल में होता है। और इसका यूज हम लोग कहां करते हैं, तो शुगर इंडस्ट्री में शुगर का प्यूरिफिकेशन करने के लिए स्पेशली पिग चारकोल का यूज होता है स्टूडेंट, क्योंकि वो काफी कॉस्टली भी होता है और शुगर का कलर एकदम क्रिस्टल प्लस अल्टीमेट वाइट होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, एडजॉर्बेंट का काफी अच्छा होता है, जहां पे एडजॉर्प्शन काफी बेटर होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। ओके, नेक्स्ट नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। अब देखिए
मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल लूंगा। इस पॉइंट को समझना काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों के लिए, तो मैं इसको इजी कर देता हूं, ध्यान दीजिए कैसे इजी होगा। तो देखिए, एक आपका SO2 है और एक आपका N2 है और एक आपका हीलियम है। हम लोग 3 गैसेज की बात करेंगे, 3 गैसेज, SO2, N2 और हीलियम, और इसको एडजॉर्ब करना है ऑन चारकोल सरफेस। कौन इजली आपका एडजॉर्ब होगा? तो ऐसे समझिए, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर किसका हाई होगा? जिसमें पोलैरिटी ज्यादा होगा। तो देखिए, TC, इसका भी हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर देखेंगे, एज्यूम कर लेंगे। आप इसको डिग्री सेल्सियस में लीजिए। सपोज कीजिए कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस है। देखिए, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहे हैं, लेट समझना है इसको। और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, मैंने मान लिया। और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर सपोज नेगेटिव में है, ठीक है, इन डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 3 एग्जाम्पल मैं दिया हूं जिसका टेम्परेचर मैंने माना। अब बताइए, 30 डिग्री पे, ये 30 डिग्री सेल्सियस पे SO2 गैस है, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे N2 गैस है, और हीलियम नेगेटिव टेम्परेचर पे गैस है। अब बताइए, इसको लिक्विफाई करेंगे, कौन इजिली लिक्विफाई होगा? टेम्परेचर लो करेंगे। अब बताइए, 30 डिग्री से टेम्परेचर लो करेंगे तो 20 पे आएगा, 10 पे आएगा, 0 पे आएगा, माइनस पे आएगा, और ये 20 है। तो सोचिए, ये 30 डिग्री से 20 पे आएगा, 30 से 20 डिग्री पे आ सकता है, 10 डिग्री पे आ सकता है, 0 डिग्री पे आ सकता है, -1 पे ये लिक्विफाई कर गया। लेकिन ये 20 डिग्री इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जिस पे गैस है। अब इसमें टेम्परेचर अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं तो देखते हैं कि -1 पे ही ये गैस है। सोचिए, और टेम्परेचर को क्या करना होगा? रिड्यूस करना होगा। तो देखिए, -5 पे मान लिया कि ये आपका क्या हो गया? लिक्विफाई कर गया, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस में है, तो और माइनस में जाना पड़ेगा। तो बताइए, सबसे डिफिकल्ट लिक्विफिकेशन किसका होगा? हीलियम का। उससे इज किसका होगा? N2 का। और सबसे इज किसका होगा? SO2 का। तो यही हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, या इज ऑफ क्या कहेंगे? लिक्विफिकेशन। और लिक्विफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एडजॉर्प्शन। तो इसको ऐसे याद रखिए कि जहां पे क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा वहां पे आपका एडजॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होगा? हाई होगा। तो ये देखिए, समझ सकते हैं आप, और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि फॉर गैसेज क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीजेज, एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज, एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज, इज ऑफ लिक्विफिकेशन टेक्स प्लेस। वो डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। नेक्स्ट, ये दोनों पॉइंट को अच्छे से समझना है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो जब भी टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है तो याद रखना बच्चा लोग, एडजॉर्प्शन 2 फैक्टर पे मैथमेटिकली डिपेंड करता है, मेनली प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर का रिलेशन देखना है तो P को कांस्टेंट रखना है, और P का रिलेशन देखना है तो टेम्परेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो जहां पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे तो वहां पे P कांस्टेंट होगा, और P कांस्टेंट होगा तभी जस्ट मैंने बताया था कि एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट इज इक्वल टू, आई मीन एट इक्विलिब्रियम, ये क्या होता है? एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन होता है तो डेल्टा H क्या होता है? नेगेटिव होता है। और डेल्टा H नेगेटिव होगा तो फिजिकल में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो एडजॉर्प्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा, मतलब x का वैल्यू m पे क्या होगा? डिक्रीज। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन होगा तो फर्स्ट टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज करता है, आफ्टर दैट टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज करता है। यहां पे क्लियर मैं लिख दिया हूं, आप देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि अगर प्रेशर का रिलेशन हम लोग एडजॉर्प्शन का देखेंगे तो टेम्परेचर को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। और इस कंडीशन में
x बाई एम जो एक फैक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो प्रेशर बढ़ाएंगे m पे x क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है कि गैस आपका रेंडमनेस घटाएगा, लिक्विफिकेशन की तरफ जाएगा और एडजॉर्प्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर। इससे रिलेटेड अगर किसी बच्चों का क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूं। क्या है अमित जी, निकिता जी, सबका क्लियर है? यस सर क्लियर अमित। SO2 से क्या रिलेटेड है बच्चा, आप बताइए। मैं जस्ट एक एग्जांपल लिया हूं क्रिटिकल टेम्परेचर समझाने के लिए, ठीक है। आप इसको केल्विन में भी ले सकते हैं, जिसका हाईएस्ट केल्विन वैल्यू होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसका लीस्ट केल्विन वैल्यू होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा उसका लिक्विफिकेशन काफी क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि टेम्परेचर को रिड्यूस करने में टाइम लगेगा और उसमें वंडरवाल फोर्स में आपका क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा और अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, कम। और SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि SO2 नॉन पोलर नहीं क्या होता है, पोलर होता है। तो अमित जी का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और किसी बच्चे का क्वेरीज है तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं वेट कर लेता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं बार बार फोकस करूंगा कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। किसी बच्चे का कमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट। देखिए इसको, अभी जस्ट मैंने बताया था एडजॉर्प्शन। जब भी एडजॉर्प्शन की बात करेंगे इट इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो एडजॉर्प्शन क्या है, x इन ग्राम, दिस इज ए वैल्यू ऑफ एडजॉर्बेट, एंड स्मॉल m मास ऑफ एडजॉर्बेंट। x अपॉन m में m आपका कांस्टेंट है, वो एडजॉर्बेंट है जिसपे x का वैल्यू देखते हैं। तो x अपॉन m को एक फैक्टर मान के चलेगा, ओके, x अपॉन m। तो x अपॉन m इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये दोनों पे डिपेंड करता है स्टूडेंट, ठीक। टेम्परेचर का ये जनरली इनवर्सली होता है और प्रेशर का ये क्या होता है, डायरेक्टली होता है। तो जनरली टेम्परेचर के साथ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा तो टेम्परेचर का रिलेशन x बाई m का इनवर्सली होगा, और अगर केमिकल एडजॉर्प्शन होगा तो T का रिलेशन फर्स्ट में डायरेक्टली और लास्ट में क्या होता है, इनवर्सली। आई मीन कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब on the surface of the adsorbent depends on pressure and temperature. In other words, the amount of gas adsorbed is a function of temperature and pressure only. Mathematically, this can be represented as this. इस फॉर्मूला को स्टूडेंट याद रखना है, ठीक है। और इसी में हम लोग दो केस निकालेंगे, ठीक है। एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। तो जहां पे प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार, और जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा जिसको क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। जो कि नीट में एक बार नहीं बार बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। और प्रीवियसली अगर हम लोग एम्स की बात करेंगे, BHU की बात करेंगे, तो कोई ऐसा मेडिकल का एग्जाम नहीं है जिससे कि इस पॉइंट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो चलिए हम लोग आगे का पार्ट देखते हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि x अपॉन m इज द फंक्शन ऑफ P एंड T, वेयर x इज द मास ऑफ एडजॉर्बेंट एंड m इज द मास ऑफ एडजॉर्बेंट। नाउ अब ध्यान दीजिए, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, मैंने क्या कहा था कि इसमें दो केस आएगा। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कब होगा, जब टेम्परेचर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट, मतलब x अपॉन m का रिलेशन P के साथ आएगा, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट साइंटिस्ट हमारे कौन है, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और सेकंड साइंटिस्ट कौन आएंगे, लैंगमूर। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, फ्रेंडलिच साहब का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इनका जो ड्रॉबैक है, और इसी ड्रॉबैक को एक्सप्लेन कौन किए थे, लैंगमूर, जिनका एक अलग मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। और इसी से हम लोग सीखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का कुछ पॉइंट जो आपका एडजॉर्प्शन में फ्रेंडलिच से क्या है, रिलेटेड है, ओके। तो यहां पे फर्स्ट प्रेशर को क्या रखे हैं, कांस्टेंट,
अब प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि वो ये P हमारा कांस्टेंट है। तो ध्यान दीजिए x/m, P हमारा कांस्टेंट है तो इसको कहते हैं आइसोबार, ठीक है। आइसोथर्म नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आइसोबार कहेंगे। तो जहां पे P कांस्टेंट है, यहां पे केस फर्स्ट हो गया, तो यहां पे हम लोग क्या कहेंगे? तो नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, एट लो प्रेशर द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वेरीज लिनियरली। चलिए यहां पे एक पॉइंट में मिस्टेक हो गया, इसको क्लियर में कर देता हूं। चलिए यहां पे लिख देते हैं जो मिस्टेक है यहां पे, और कहीं गलती नहीं है। तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, देखिए मैंने क्या कहा था कि x/m इज द फंक्शन ऑफ P एंड T बोथ, ओके, बट T अगर कांस्टेंट है तो x/m का रिलेशन किससे डिपेंड करेगा? P पे। आई मीन x/m इज द फंक्शन ऑफ ओनली प्रेशर एट फिक्स टेम्परेचर, जिसको क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या देखेंगे? फ्रेंडलिच। और फ्रेंडलिच का जो एक्सपेरिमेंट है इसको भी देखना है स्टूडेंट, ठीक है। फ्रेंडलिच का जो एक्सपेरिमेंट है स्पेशली केमिकल पे नहीं, किस पे है? फिजिकल एडजॉर्प्शन पे है, ठीक है। तब मैं उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट को आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सपेरिमेंटली केस फर्स्ट, एट लो प्रेशर द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वेरीज लिनियरली विथ प्रेशर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फ्रेंडलिच साहब अपने एक्सपेरिमेंट से फिजिकल एडजॉर्प्शन में देखें कि अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और लो प्रेशर अगर रखते हैं तो m पे x का वैल्यू किस तरह से ग्राफ में इंक्रीज करता है। तो यहां पे क्या देखा गया है, तो आप साइड में इसको देख सकते हैं। ये हमारा x/m, मैंने कहा था इसको 1 फैक्टर मान लीजिए, और यहां पे हमारा क्या होगा? P होगा, और T यहां पे क्या होगा स्टूडेंट? कांस्टेंट होगा, ओके। तो यहां पे जो ग्राफ आ रहा है फ्रॉम ओरिजिन और लिनियरली, ओके। तो आप लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े होंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? कंसंट्रेशन पे पावर n, ऐसे समझिए, ओके। अब देखिए सपोज कीजिए कि यहां पे कंसंट्रेशन यूनिट है, ओके। तो यहां पे रेट भी हमारा क्या है? R1 है, एज्यूम दैट। अब कंसंट्रेशन इसका हम लोग क्या करते हैं? ट्वाइस 2m करते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारा 2R1 हो जाता है। अब देखिए ओरिजिनल से ये कंसंट्रेशन हम लोग क्या करते हैं? थ्राइस, आई मीन 3m। तो रेट हम लोग क्या देखते हैं? ओरिजिनल से थ्राइस होता है। मतलब जिस प्रोपोर्शन में हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं उसी प्रोपोर्शन में रेट बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि n यहां पे क्या रहा होगा? 1 रहा होगा। n क्या रहा होगा स्टूडेंट? 1। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। इसका मतलब है कि इसको हम लोग एडजॉर्प्शन के केस में कैसे देखेंगे? तो देखिए x/m यही हमारा क्या हो गया? रेट हो गया। m पे x का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन के जगह पे क्या लेंगे? P लेंगे, और P पे पावर यहां पे क्या लेंगे? n। अब देखिए P यूनिट से बढ़ा रहे हैं तो m पे x यूनिट बढ़ रहा है, P ट्वाइस करते हैं तो m पे x ट्वाइस बढ़ता है, और P थ्राइस करते हैं तो m पे थ्राइस होता है। तो ग्राफ कहां जा रहा है? लिनियरली। मतलब एट लो प्रेशर द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वेरीज लिनियरली विथ प्रेशर। ये शो करता है फर्स्ट ऑर्डर क्या? काइनेटिक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा? काइनेटिक्स होगा। तो ध्यान दीजिए एडजॉर्प्शन प्रोसेस अगर लिनियरली वेरीज करता है ऑन इंक्रीजिंग, आई मीन लो प्रेशर ही इंक्रीज कर रहे हैं। क्या? लो प्रेशर को थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं? प्रेशर लो है बट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, तो एडजॉर्प्शन भी लिनियरली क्या कर रहा है? इंक्रीज। ये तभी होगा जब आपका R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इन सब्स्टिट्यूट ऑफ R, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, और P यूनिट है तो m पे x यूनिट है, P ट्वाइस है तो m पे x ट्वाइस है, P थ्राइस है तो m पे x थ्राइस है। मतलब यहां पे n का वैल्यू क्या रहा होगा? 1 रहा होगा। तो यहां पे n इज इक्वल टू 1 जो शो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो किस
ये किस प्रेशर पे एडजॉर्प्शन फर्स्ट ऑर्डर शो करेगा, तो इसको याद रखना है एक्सपेरिमेंटली एट लो प्रेशर। और ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में आ चुका है, ठीक है। तो देखिए है तो कॉन्सेप्ट सरफेस केमिस्ट्री का, लेकिन आया है कहां, केमिकल काइनेटिक्स में। उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट इस पॉइंट को अच्छे से देख लेना है। इससे रिलेटेड अगर किसी भी बच्चों का प्रॉब्लम है तो प्लीज टेल मी, क्योंकि देखिए ये सब एकदम एडजॉर्प्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है और इसमें हम लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, जीरो कंफ्यूजन होना चाहिए। किसी स्टूडेंट का कमेंट नहीं आने का मतलब है कि आप अच्छे से समझें इस पॉइंट को। मैं आगे बढ़ सकता हूं। यस, नेक्स्ट। इसी चीज को अभी मैं समझाया हूं स्टूडेंट, यहां पे लिखा हुआ है और यहां पे मैं क्लियर लिख दिया हूं। ये हमारा क्या है, देखिए यही फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर क्या है, काइनेटिक्स है। आइए हम लोग बात करते हैं केस 2। केस 2 में हम लोग क्या देखते हैं, एट हाई प्रेशर। इसको भी यहां पे समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे समझेंगे, फिर काइनेटिक्स में आएंगे। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, पावर क्या डाल दीजिए, एन। अब देखिए आप इंक्रीज किया, ये आपका कांस्टेंट मिला, फिर आपने इंक्रीज किया, फिर ये क्या मिला, कांस्टेंट, फिर आपने इंक्रीज किया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये क्या मिला, कांस्टेंट। आप कंटिन्यूअसली कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं और सबको पता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। या तो आपका ट्वाइस से इंक्रीज करेगा या तो थ्राइस से इंक्रीज करेगा, और ऐसा तभी होगा जब एन का वैल्यू पता होगा। अब सोचिए आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया, रेट क्या रहा है, कांस्टेंट, और ये तभी कांस्टेंट होगा जब एन का पावर, यहां पे एन इज इक्वल टू क्या होगा, 0। और किसी भी डिजिट पे पावर 0 हो जाता है, मैथमेटिकली वो यूनिट हो जाता है। ओके, इसका मतलब है कि यहां पे एन क्या रहा होगा, 0। तो जब n 0 होगा तो कंसंट्रेशन 1 कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, ओके, समझ रहे हैं। ऑर्डर हमारा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इस पे पावर 0 होने का मतलब है कि हर बार ये क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। यूनिट हो जाएगा तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, मतलब रेट जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, वो कांस्टेंट का इक्वल होगा। और ये तभी होता है जब हमारा 0 ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। ये तो काइनेटिक्स से मैंने कोरिलेट किया। अब इसको हम लोग कैसे कोरिलेट करेंगे, केस सेकेंड को। अब यहां पे देखिए एक्स बाई एम, ये ग्राफ हो गया और इधर हमारा प्रेशर हो गया। लिनियरली पहले इंक्रीज किया फर्स्ट ऑर्डर, फिर ये ऐसे इंक्रीज किया और फिर ये पैरेलल हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एट हाई प्रेशर, ये ग्राफ को समझिए, पहले लिनियरली मतलब लो प्रेशर, थोड़ा सा कर्व बना, मॉडरेट प्रेशर, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आई मीन प्रेशर का हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रेशर एक्सट्रीमली बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन एम पे एक्स क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पे रेट के सब्स्टिट्यूट में एक्स बाई एम लीजिए और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन के सब्स्टिट्यूट में पी लीजिए, और P आप इंक्रीज कर रहे हैं और M पे X क्या है, कांस्टेंट है। ये तभी होगा जब P पे पावर N जो होगा और N इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो किस कंडीशन पे हमारा एडजॉर्प्शन 0 ऑर्डर काइनेटिक्स शो करेगा,
तो एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, और थ्योरेटिकली सोचिएगा कि एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पे ये जीरो क्यों होता है, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट आने के बाद प्रेशर आप कितना भी इंक्रीज करेंगे m पे x वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यही रीजन है कि हाई प्रेशर पे ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक शो करता है। तो सोचिए ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा जीरो, तो दोनों के बीच में जो रेंज आएगा फर्स्ट और जीरो के बीच में, वो फ्रैक्शन आएगा जो थर्ड केस में आएगा। तो यही हमारा जो इंटरमीडिएट पॉइंट दिख रहा है ग्राफ में, वो हमारा क्या है, फ्रैक्शन ऑर्डर काइनेटिक्स है। वो कैसे, तो आगे देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस मैंने देखा x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, क्यों, क्योंकि ग्राफ लिनियरली जा रहा है और वहां पे प्रेशर और x का रिलेशन m पे एक साथ चल रहा है, इसलिए उसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहेंगे। और एक प्रेशर से क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि m पे x का वैल्यू क्या हो जाता है, कांस्टेंट, तो वो हमारा जीरो ऑर्डर है। ये दो केस में किसी भी बच्चों का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज आप शेयर कीजिए। मैं वेट कर लेता हूं क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, और ये सब अगर क्लियर होगा तो आपसे सवाल काफी फास्ट बनेगा और हर सवाल बनेगा। चलिए, किसी बच्चे का कमेंट नहीं आने का मतलब ही है कि प्रॉब्लम नहीं है या प्रॉब्लम काफी मेजर है। दो ही चीज मैं सीख सकता हूं यहां पे। फिर भी मैं वेट कर लेता हूं कुछ देर तक, तो फिर केस थर्ड में हम लोग आएंगे। ऐसे मैं पॉजिटिव सोचता हूं, आप सभी का कॉन्सेप्ट दोनों ग्राफ का क्या होगा, क्लियर होगा। लिनियरली फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल टू एक्स एक्सिस आई मीन p, वो हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। थर्ड केस हम लोग देखते हैं इसके बाद। यहां देखिए केस थर्ड, एट मॉडरेट प्रेशर। तो मॉडरेट प्रेशर पे यहां देखिए ऑर्डर हमारा फ्रैक्शन आ रहा है। क्यों आ रहा है फ्रैक्शन, तो ध्यान दीजिए, इसको भी मैं केमिकल काइनेटिक्स से कोरिलेट करता हूं। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और इस पे पावर आप n ही मानिए, ठीक। अब देखिए कंसंट्रेशन आप 1 से ट्वाइस कर रहे हैं, 1 से थ्राइस कर रहे हैं, 1 से क्वाड्रेट कर रहे हैं, मतलब यूनिट से आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, मल्टीपल 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स। तो सेम प्रोपोर्शन में अगर रेट बढ़ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर, और अगर प्रोपोर्शन बढ़ा रहे हैं कंसंट्रेशन का और रेट अगर अनअफेक्टेड है तो जीरो ऑर्डर, और प्रोपोर्शन अगर 1 करते हैं और ये ट्वाइस से है तो सेकेंड ऑर्डर, अगर ये 2 करते हैं इसका डबल होता है तो सेकेंड ऑर्डर, ठीक। लेकिन अगर ये 1 से 2 करते हैं, 1 से 3 करते हैं, 1 से 4 करते हैं, लेकिन रेट आपका थ्राइस नहीं होता है, क्वाड्रेट नहीं होता है, वो फ्रैक्शन में होता है। और ये तभी होगा जब n यहां पे ऑर्डर हमारा फ्रैक्शन होगा, और n फ्रैक्शन होने के लिए n नहीं 1/n लिखेंगे। तो कंसंट्रेशन पे पावर 1/n तभी होगा जब रेट हमारा फ्रैक्शन में आना शुरू हो जाएगा। ये सब सारा का सारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल है। तो सोचिए कंसंट्रेशन हम 1 से ट्वाइस कर दिए, ट्वाइस से थ्राइस कर दिए, लेकिन रेट हमारा 1 से ट्वाइस नहीं हो रहा, थ्राइस नहीं हो रहा, ये फ्रैक्शन में इंक्रीज कर रहा है। ये तभी होगा जब यहां पे ये फ्रैक्शन वैल्यू होगा, ओके। और फ्रैक्शन होने के लिए n नहीं, क्या होना चाहिए, 1/n होना चाहिए, ओके। तो फ्रैक्शन में क्या हो सकता है, 0 से बड़ा और 1 से क्या होगा, कम होगा, वो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। तो सोचिए 1/n कहां से कहां लाइज करेगा, कहेंगे 0 से 1 के बीच में लाइज करेगा, ठीक। 0 से 1 के बीच में लाइज करेगा, ठीक है। किसका वैल्यू, 1/n। तो उसी तरह से यहां समझिए, यहां पे r के सब्स्टिट्यूट में x/m लेंगे, डायरेक्टली p 1/n, और ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया स्टूडेंट, ओके। तो ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया। अगर n 1 है तो ये लिनियरली स्लोप जाएगा। अगर n हमारा क्या है, इन्फिनिटी, तो p पे 0 होगा हाई प्रेशर पे, और n हमारा क्या है,
2 है, 3 है, 4 है। देखिए 1/n नहीं, n की बात कर रहे हैं कि n हमारा 2 है, 3 है, 4 है, तो 1/n हमारा फ्रैक्शन होगा, मतलब ये फ्रैक्शन ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा। तो सोचिए फ्रैक्शन ऑर्डर का रिएक्शन कब होगा? जब प्रेशर हमारा क्या होगा? मॉडरेट होगा। तो इसी तीनों पार्ट को एक साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑर्डर कब होगा? मॉडरेट प्रेशर पे। जीरो ऑर्डर कब होगा? एट हाई प्रेशर पे। और फर्स्ट ऑर्डर कैसा होगा? एट लो प्रेशर पे। और तीनों को कंबाइन करेंगे तो एक ग्राफ हम लोग जनरेट करेंगे। तो इसके बाद देखते हैं, बट इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन है तो आप शेयर कीजिए। किसी भी स्टूडेंट का इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो आप इजीली शेयर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग फोकस करेंगे स्टूडेंट। ये ग्राफ आप देख सकते हैं, x/m वर्सेस p, linearly फर्स्ट ऑर्डर, स्लाइटली स्लो फ्रैक्शन ऑर्डर, पैरेलल टू x एक्सिस आई मीन p, ये हमारा जीरो ऑर्डर है। ओवरऑल काइनेटिक्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस तरह से इसको देख लीजिए, x/m और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पे पावर 1/n, और इसी में सारा केसेज आ जाएगा, n 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। अगर n हमारा 2, 3, 4 होगा तो ये फ्रैक्शन ऑर्डर होगा, और n हमारा इंफिनिटी होगा तो ये हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। ओके, किसी भी स्टूडेंट का कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इस पॉइंट को याद रखिए स्टूडेंट, ओवरऑल काइनेटिक्स। देखिए ये फॉर्मूला आ गया, इफ n1, देखिए n मैं बोल रहा हूं, 1/n नहीं बोल रहा हूं। इफ n1 फर्स्ट ऑर्डर, n इंफिनिटी, सारा क्लियर मैं कर दिया हूं, जीरो होगा, और n 2, 3, 4 तो ये फ्रैक्शन होगा। मतलब n का वैल्यू क्या होगा? 1 से बड़ा या इक्वल टू क्या होगा? 1। तो ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 होगा। ओके, ये हमारा n का वैल्यू होगा। कैसे n का वैल्यू? तो यहां से आप देख सकते हैं कि n इक्वल टू क्या है? 1, या n का वैल्यू क्या है आपका? 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा में इंफिनिटी भी आता है बच्चा, इसलिए इस चीज को याद रखना है, ठीक है। जो आपका प्रॉब्लम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन 1/n की अगर बात करेंगे, तभी जस्ट मैंने बताया कि 1/n क्या होगा। तो 1/n आप देख सकते हैं, 1 का इक्वल या 0 का इक्वल। 1/n क्या होगा? 0 और 1 के बीच, मतलब कह सकते हैं 1 से कम और 0 से क्या होगा? ज्यादा। देखिए 1/n is 0.1 to 0.5, मतलब जो भी हो 0.6, आगे भी बढ़ सकते हैं। तो 1/n इक्वल टू 0 या 0 से क्या होगा? बड़ा, या 1/n इक्वल टू 1 या 1 से क्या होगा? छोटा। और यहां पे ये फ्रैक्शन ऑर्डर को क्या करता है? शो करता है। और ये क्वेश्चन आपका नीट में आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आते हैं, इससे रिलेटेड किसी का भी क्वेरीज है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इस ग्राफ को देखिए, x/m वर्सेस p। इस ग्राफ को देखने के बाद डरने की जरूरत नहीं है। समझिए, ये 3 लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं, 3 पर्सन्स, 3 पीपल्स, अलग अलग टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक। अब सोचिए x/m का रिलेशन p के साथ अभी जस्ट मैंने बताया था, डायरेक्टली होता है, जिसपे पावर 1/n, जो डिपेंड करता है कि n का वैल्यू क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, एक पीपल T1 पे एक्सपेरिमेंट किए, और एक पीपल T2 पे एक्सपेरिमेंट किए, और एक पीपल T3 पे एक्सपेरिमेंट किए, राइट। अब आप ही सोचिए, जिसका x/m वर्सेज p एरिया कर्व ज्यादा होगा, उसका टेम्परेचर कम, क्योंकि लो टेम्परेचर पे
एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा। तो आप देख सकते हैं T3 का एरिया क्या है, ज्यादा, x/m P एरिया T3 का ज्यादा है, उससे कम T2 का कम है और उससे कम T1 का कम है, T1 का कम है, इसका मतलब है कि T1 का वैल्यू क्या रहा होगा, ज्यादा। तो आप x/m वर्सेज P में जो एरिया निकालेंगे T1 T2 T3, तो वहां पे एरिया सबसे ज्यादा किसका है, T3 के कारण, उससे कम T2 और उससे कम T1, और एरिया कम तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। तो बताइए हाईएस्ट टेम्परेचर यहां पे कौन रहा होगा, T1, और लोएस्ट क्या रहा होगा, T3 रहा होगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे देखेंगे, तो इससे पहले फिर मैं बच्चों से शेयर करूंगा कि कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कीजिए यहां पे। अभी तक किसी बच्चे का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज नहीं है, क्वेश्चन नहीं है? अगर है तो प्लीज आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पे बार बार मैं फोकस कर रहा हूं कि प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कमेंट आ नहीं रहा है, इसका मतलब है कि सारा कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसका मैथमेटिकल एक्सपेक्ट देखेंगे। तो चलिए यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं। ऐसे आपका यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले तो x/m की बात करेंगे, और x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पे पावर 1/n होता है, और x/m प्रोपोर्शनल हटाएंगे k आएगा इनटू p पे पावर 1/n, जिसका ग्राफ हम लोग देख चुके हैं। ओके, x/m वर्सेज p, और इसका ग्राफ लिनियरली फिर पैरेलल टू क्या होता है, x एक्सिस होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर, ये फ्रैक्शन, और ये हमारा क्या है, जीरो ऑर्डर। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें लॉग ले लीजिए, x/m k इंटू पी पे पावर 1/n। तो देखिए मैं लिखा हूं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, तो इसको लॉग के फॉर्म में लेते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, लॉग x/m लॉग k p पे पावर 1/n, और सबको पता है लॉग a इंटू b इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग क्या होगा, b। अब आप देख सकते हैं यहां पे लॉग x/m इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं लॉग k प्लस लॉग p पे पावर 1/n। अब देखिए लॉग x/m इज इक्वल टू लॉग k प्लस, अब यहां पे फिर एक फार्मूला यूज होगा, क्या, लॉग p पे पावर 1/n, तो लॉग a टू द पावर b लॉग a, मतलब यहां पे ये क्या हो जाएगा, 1/n लॉग क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है, चलिए कमेंट आना शुरू हो गया है। ठीक है, आयान रॉय, प्रीवियस ग्राफ रिपीट सर। ओके, रिपीट मैं करता हूं। सबसे पहले इसको आप देख लीजिए आयान रॉय, तो फिर हम लोग बैक होते हैं। तो आयान जी पहले इस पॉइंट पे फोकस करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस ग्राफ को पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद प्रीवियस ग्राफ में आएंगे, और प्रीवियस ग्राफ में तो यही है जिसको मैं रिपीट कर देता हूं। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, अब p पे पावर 1 है तो ग्राफ आपका लिनियर होगा। ठीक है, मतलब ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर। आयान जी आप देखिए ठीक से इस चीज को, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है,
और यहां पे जैसे ही प्रेशर हमारा मॉडरेट होता है तो ये लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। और क्यों है? क्योंकि इसको केमिकल काइनेटिक्स से मैंने कंपेयर किया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पे पावर n, और कंसंट्रेशन वर्सेज आर पैरेलल अगर चलता है तो n हमारा 1 होता है, और अगर कंसंट्रेशन वर्सेज आर अगर ट्वाइस में चलता है विथ रेस्पेक्ट टू यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन तो वो हमारा सेकेंड ऑर्डर होता है, ठीक है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं और रेट हमारा फ्रैक्शन में जाता है तो वहां पे हमारा जो पावर होगा n वो 1/n में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि फ्रैक्शन ऑर्डर को शो करता है। तो देखिए ये लिनियरली है और ये स्लाइटली क्या है, कर्व है, तो यही हमारा क्या है, फ्रैक्शनल ऑर्डर है। और फ्रैक्शनल ऑर्डर आपका हाई प्रेशर पे नहीं, ये मॉडरेट प्रेशर पे, देखिए ये मॉडरेट प्रेशर पे और ये लो प्रेशर पे, लेकिन ये पैरेलल टू पी है, मतलब ये हाई प्रेशर पे। मतलब आप ही सोचिए R इज इक्वल टू K कब होता है, जब कंसंट्रेशन पे ऑर्डर n इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करें या डिक्रीज, वैल्यू क्या होता है, यूनिटी, उस केस में R इज इक्वल टू क्या होता है, K। तो हाई प्रेशर पे या एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पे x/m इज इक्वल टू क्या होता है, p पे पावर 1, आई मीन x/m इज इक्वल टू k इंटू p पे पावर 0, ठीक है। अब p पे पावर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यहां पे जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स होगा। ध्यान से सुनिए कि फर्स्ट ऑर्डर कब होगा, जब ग्राफ लिनियरली जाएगा और वो लो प्रेशर पे, और फ्रैक्शनल ऑर्डर कब होगा, जब कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट अगर फ्रैक्शन में बढ़ता है, आई मीन m पे x का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ऑर्डर हमारा 1/n, और 1/n में फ्रैक्शन होने के लिए n 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया हाई प्रेशर पे, तो हाई प्रेशर का मतलब जो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पे पावर n, और n आपका 0 होगा तो कंसंट्रेशन पे 0 मतलब वो यूनिट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में R कांस्टेंट का इक्वल हो जाता है। जो काइनेटिक्स में आप जीरो ऑर्डर पढ़े होंगे तो सेम चीज यहां पे होता है कि हाई प्रेशर पे हम लोग R को जो देखते हैं वो आपका P पे पावर क्या हो जाता है, 0, और 0 होने के लिए 1/n में n इंफिनिटी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था आयान रॉय का, आप देख सकते हैं आयान जी, आपका मैं जो प्रीवियस ग्राफ था यहीं पे क्लियर कर दिया हूं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं रिपीट करूंगा। तो आगे बढ़ सकते हैं, आप पहले देख लीजिए, इसी ग्राफ को मैं अभी यहां पे क्लियर किया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें 3 केस मैंने बताया था फ्रेंडलिच में, लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर, हाई प्रेशर, उसी का ग्राफ मैंने एक साथ डिस्कस किया है, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। अश्रिता मीन्स क्लियर है सर, आयान जी का अभी तक कमेंट नहीं आ रहा है क्योंकि सवाल उन्हीं का था कि प्रीवियस ग्राफ को रिपीट कीजिए सर, जो कि मैं रिपीट कर चुका हूं, और आप देखिए कि क्या दिक्कत है इसमें। चलिए आपका वेट करते हैं जब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखिए क्या होगा। तो हम लोग जब लॉग लेते हैं तो ये इक्वेशन आता है, इसी इक्वेशन को स्टूडेंट इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। लॉग x/m इज इक्वल टू 1/n log p प्लस log क्या होगा, k। अब आप ही सोचिए ये हमारा y एक्सिस पे चला जाएगा और ये हमारा क्या होगा, स्लोप m, और ये हमारा क्या होगा, x, प्लस ये हमारा इंटरसेप्ट c होगा। तो क्लियर कट है कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करेगा। देखिए एकदम यहां पे क्लियर मैं लिखा हूं, y बराबर mx प्लस c, सेम चीज आया है। तो बताइए आपसे अगर tan थीटा पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, 1/n, और tan थीटा 1/n, और n अगर 1 है तो tan थीटा 1, तो tan 45 डिग्री 1, मतलब ग्राफ हमारा क्या होगा, लिनियरली होगा, ठीक है। और यहां पे log k हमारा क्या है, c इंटरसेप्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ग्राफ देख लेंगे। ठीक है, संदीप थोड़ा हेल्प कीजिए, इसको हटाना है तो।
हाँ, कलर को हटाना है और इसको आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मैं रिपीट कर चुका हूं ग्राफ का, और अयान रॉय का अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज टेल मी। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट ग्राफ। देखिए आपके सामने ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का। तो देखिए ये y एक्सिस पे है और ये x एक्सिस पे, और ये हमारा इंटरसेप्ट है, और tan थीटा हमारा क्या है 1/n। क्लियर है? तो ये आपका ग्राफ है किनका? फ्रेंडलीज का, जो मैथमेटिकल ग्राफ कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए एक स्पेशल केस है। अभी तक जो हम लोग एडजॉर्प्शन देखे हैं, अयान रॉय जी बहुत लेट आप कमेंट करते हैं, मैं आपका वेट करते रहता हूं। मैं सभी बच्चों पे स्पेशली फोकस करता हूं, याद रखिए। आप समझेंगे तभी मेरा रिजल्ट होगा, इसलिए लेट नहीं करना है, क्विक एकदम डिसीजन लेना है और फास्ट रिप्लाई देना है कि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है? एडजॉर्प्शन स्पेशल केस है। एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन मतलब अभी तक जो हम लोग ग्राफ देखें गैसेज ऑन सॉलिड, अब हम लोग जो देखेंगे ग्राफ लिक्विड प्लस सॉलिड का, मतलब लिक्विड एज ए क्या होगा एडजॉर्बेंट, और सॉलिड हमारा क्या होगा एडजॉर्बेंट होगा। तो बस यहां पे P के जगह पे प्रेशर टर्म गैस के लिए यूज होता है, और लिक्विड का एडजॉर्प्शन होगा तो उसके लिए कंसंट्रेशन टर्म होगा। तो P के सब्स्टिट्यूट में यहां पे क्या हो जाएगा C, और P पे पावर 1/n था तो यहां पे C पे पावर 1/n, और C हमारा क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड। तो ये कोई नया चीज नहीं है। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इट एक्सप्लेन मेनली केमिसॉर्प्शन। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग लैंगमुर के पहले फ्रेंडलीज जो देख रहे थे वो फिजिकल एडजॉर्प्शन था, अब हमारा क्या है केमिसॉर्प्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन। बस आप इसमें यह समझिएगा कि किसी भी गैस का एडजॉर्प्शन होता है तो रिएक्शन के पहले गैस का कंडेंसेशन होता है। क्यों? क्योंकि गैस फ्रीली मूव करता है, इंट्रोपी ज्यादा होता है, और इंट्रोपी जिसका ज्यादा होगा तो कॉलिजन का पॉसिबिलिटी क्या होगा सबस्ट्रेट के साथ, आई मीन एडजॉर्बेंट के साथ काफी पुअर होगा। तो सबसे पहले यहां पे कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन का जो वैल्यू होगा वो कोलाइडल के रेंज के वैल्यू से क्या करता है मैच करता है। मतलब इक्विवेलेंट टू कह सकते हैं, इक्विवेलेंट टू अनऑक्युपाइड सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। दिस इज कॉल्ड लैंगमुर कॉन्सेप्ट। तो यही आपका क्या था केमिसॉर्प्शन का मेन पार्ट है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू अनऑक्युपाइड। समझिए कि गैस लिए और ये हमारा एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट में छोटा छोटा स्पेस है, तो जब तक आपका क्या होगा कंडेंसेशन होगा ये हमारा स्पेस एम्प्टी होगा, और जितना स्पेस एम्प्टी होगा इसका मतलब पहला प्रोसेस कंडेंसेशन हो रहा है। तो कंडेंसेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्टी स्पेस, और कंडेंसेशन के बाद जब एडजॉर्प्शन होगा तो उसको हिट करेंगे तो इवेपोरेट करेगा। तो इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा ऑक्युपाइड स्पेस ऑफ व्हाट एडजॉर्बेंट। दिस इज कॉल्ड लैंगमुर। तो ये हमारा डेफिनेशन है, बट क्वेश्चन आपका यहां से आएगा। ठीक है? तो अभी तक लैंगमुर से एक ही बार सवाल पूछा गया है नीट में, मेन क्वेश्चन आपका फ्रेंडलीज से। तो लैंगमुर में बेसिकली क्या याद रखना है, ये वैलिड किसके लिए है तो केमिसॉर्प्शन के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनऑक्युपाइड स्पेस ऑफ एडजॉर्बेंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया इन द कोर्स ऑफ इवेपोरेशन। ये याद रखना है। ये मैथमेटिकल ग्राफ है स्टूडेंट, इसको मैथमेटिकल ग्राफ कैसे निकालेंगे तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन से, बस आप इसको याद रखिएगा। देखिए x/m इज इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP। तो यहां पे A और B क्या है लैंगमुर कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट दोनों पे, और P हमारा क्या है प्रेशर है। तो देखिए आप लोग इस पे रिसर्च नहीं कीजिए, ये इक्वेशन मैथमेटिकली लाया गया है, और ये मैथमेटिकल इक्वेशन एक्सपेरिमेंटली लाया गया है। ठीक है? तो केवल इस इक्वेशन को याद रखेंगे कि x/m इज इक्वल टू AP 1 प्लस BP। तो AP अपॉन 1 प्लस BP ये कैसे आया इक्वेशन, इससे मतलब नहीं, क्योंकि नीट आपसे प्रूफ नहीं पूछता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन और स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि x/m इज इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP इन केस ऑफ लैंगमुर, जिसमें
लैंगमुर का जो ऑर्डर आएगा और जो फ्रेंडलिच का ऑर्डर आएगा वो डिफरेंट नहीं, हर केस में दोनों मैथमेटिकल इक्वेशन डिफरेंट नहीं, सेम है, बट फार्मूला डिफरेंट है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लो प्रेशर पे 1 आएगा, मॉडरेट प्रेशर पे आपका फ्रैक्शनल आएगा, और हाई प्रेशर पे आपका क्या आएगा, आपका 0 ऑर्डर आएगा। तो इसमें भी सेम चीज आएगा, ठीक है। तो इस फार्मूला को पहले मेन याद रखना है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिए, x क्या है, m क्या है, p क्या है, a एंड b लैंगम्यूर पैरामीटर जो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, केस फर्स्ट समझिए, जो ऑर्डर फ्रेंडलिच में आया था सेम इक्वेशन से ऑर्डर किस में आएगा, आपका लैंगम्यूर में आएगा। तो क्या था, x बाई एम इज इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP। अब देखिए यहां पे प्रेशर मॉडरेट रखा गया है, तो मॉडरेट प्रेशर पे हमारा क्या होता है, समझिए, फ्रैक्शनल होता है। लो प्रेशर पे क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, और एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पे क्या होता है, 0 ऑर्डर। तो चलिए यहां पे प्रेशर मॉडरेट रखा गया है, तो मॉडरेट प्रेशर का मतलब इंटरमीडिएट। तो x बाई एम इज इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP। आप ही बताइए, AP अपॉन 1 प्लस BP, तो AP के रेस्पेक्ट में BP प्लस 1 का वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। वहां पे 1 बाई n था P पे, और यहां पे AP अपॉन 1 प्लस BP, तो AP लेस देन 1 प्लस BP, तो x बाई एम का वैल्यू क्या आएगा, फ्रैक्शन में। तो ये मॉडरेट प्रेशर पे ये आपका क्या होगा, फ्रैक्शन ऑर्डर होगा। तो ये क्या होगा आपका, यहां भी फ्रैक्शनल ऑर्डर होगा। कुछ भी नहीं बदला है, केवल मैथमेटिकल इक्वेशन बदला है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, एट लो प्रेशर, तो देखिए लो प्रेशर पे हम लोग क्या मैथमेटिकली देखते हैं, BP वेरी वेरी लेस देन 1। तो ध्यान दीजिए, BP वेरी वेरी लेस देन 1, इसी फार्मूला को यहां पे फोकस कीजिए। BP आपका वेरी वेरी लेस देन 1 है, मतलब BP प्लस 1, तो 1 के रेस्पेक्ट में BP को नेग्लेक्ट कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि डिवाइडिंग फैक्टर में BP प्लस 1 है और BP का वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 है, मतलब 1 के रेस्पेक्ट में BP को अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो सोचिए यहां पे जो इक्वेशन बनेगा, x बाई एम इज इक्वल टू क्या बनेगा, AP बनेगा, और A हमारा क्या है यहां पे, तो A हमारा यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। तो A अगर कांस्टेंट है और कांस्टेंट को रिप्लेस करते हैं, तो बताइए x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो याद कीजिए, x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, अब P पे पावर यहां पे 1 है, तो बताइए फ्रेंडलिच में x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P लिनियरली जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा, मतलब यहां पे ये एट लो प्रेशर पे क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, काइनेटिक्स। ओके, तो इस चीज को याद रखिएगा। थर्ड केस हम लोग देखेंगे। तो थर्ड केस में क्या है स्टूडेंट, एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे देखिए, तो यहां पे मैथमेटिकली देखा जा रहा है, BP वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि जो मेन इक्वेशन है, तो देखिए इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, x बाई एम AP 1 प्लस क्या है, BP। ओके, अब x बाई एम इज इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP, और यहां पे प्रेशर क्या है, हाई, तो यहां पे BP वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है आपका, 1 है। तो सोचिए ये हमारा BP वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है, ध्यान दीजिए, x बाई एम PP हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं AP 1 अपॉन प्लस BP, और BP क्या है आपका, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, मतलब ये हमारा इस बार क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इस कह सकते हैं कि BP वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, आई मीन BP प्लस 1 अप्रॉक्स। इस बार 1 को नेग्लेक्ट करेंगे और यहां पे क्या लिखेंगे, केवल BP लिखेंगे। तो बताइए इक्वेशन में क्या आ जाएगा, x बाई एम इज इक्वल टू AP अपॉन BP, और PP क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो x बाई एम इज इक्वल टू कांस्टेंट का इक्वल है, और ये तभी होता है जब ये कांस्टेंट है, और कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट का इक्वल हो जाता है तो ये हमारा क्या होता है, 0 ऑर्डर क्या होगा, काइनेटिक्स हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखिए ये मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन इस लेवल से नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा,
जस्ट ये मैं कॉन्सेप्ट दे दिया हूं क्योंकि आप लोग क्वेश्चन बैंक बनाने के साथ साथ मल्टीपल बुक्स भी बनाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि क्वेश्चन बैंक और सिंगल बुक बनाइए और हर सिंगल बुक में 10% क्वेश्चन जो आपके सिलेबस से बियॉन्ड होता है। तो कॉन्फिडेंस के लिए मैंने बताया, बट ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हाई प्रेशर पे इसमें ये याद रखना है कि बीपी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब डिवाइडिंग फैक्टर में बीपी प्लस 1 में अप्रॉक्स 1 को नेग्लेक्ट करके बीपी लिखेंगे और एपी अपॉन बीपी में प्रेशर को नेग्लेक्ट करेंगे तो एक्स अपॉन एम कांस्टेंट का इक्वल होगा, मतलब आर इज इक्वल टू के। ये तभी होगा जब जीरो ऑर्डर क्या होगा, काइनेटिक्स होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना जो मैं डिस्कस किया हूं इससे रिलेटेड किसी भी बच्चों का अगर क्वेश्चन है तो आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका फ्रेंडली, जो कि ऑलमोस्ट नहीं 100% मैं डिस्कस कर चुका हूं। ओके, मैं वेट कर लेता हूं। क्या छोड़ दें बाबू? स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं, टाइम तो ओवर हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? द लैंगमुर एक्सप्रेशन। इस ग्राफ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग क्या देखेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन भी देख लेंगे, है ना। और इसको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग आगे आज के डेट में नहीं बढ़ेंगे, हम लोग यहीं पे लेक्चर को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इस पॉइंट से डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।